लेट्स अभी हम अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन इंट्रोडक्शन टू कमोडिटी फ्यूचर मार्केट ऑन दिस सेशन। तो सेशन अब हम अगले 40 to 50 मिनट्स में हम सेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड लास्ट के हम 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर को रखेंगे। तो या बेसिकली एक डिस्क्लेमर है। आगे जो भी हम बताएंगे इट्स 100% एजुकेशन पर्पज के लिए होगा। आपको कुछ डाउट्स है, कोई कंसर्न्स है, तो जो भी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे यूज किया जो बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपने एक प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। तो फ्लो प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। इनिशियली हम इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को के बारे में जानेंगे। कमोडिटी बारे में कमोडिटी मार्केट्स इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड क्या क्या सिनेरियो है उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी कमोडिटीज फिलहाल एक्सचेंज फिलहाल इंडिया में है एंड कौन कौन सी कमोडिटी फिलहाल ट्रेडेड है। मेजर पार्टिसिपेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद सम टर्मिनोलॉजी एंड देन मेजर रोल्स ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स एज वेल एज हम लास्ट में डूज एंड डोंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो इनिशियली हम इम्पोर्टर्स ऑफ कमोडिटी की डेरिवेटिव मार्केट के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के वाई इट इज क्यों जरूरत क्या है। बेसिकली इसका हमने काफी सारे बार देखा है कि जो प्राइजेस जो होते हैं हमेशा से हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम्स जो इफ टॉक अबाउट मेजरली ऑयल सीजन पल्सेस एमएसपी के नीचे ही कभी कभार हम मैक्सिमम टाइम्स ट्रेड करते हैं एक्सेप्ट दिस ईयर। तो डेफिनेटली कि एज अ फार्मर के लिए एक अल्टरनेटिव मार्केट की जरूरत है जहाँ पे वो जहाँ पे आपने ट्रेडिशनल एजेंसी को छोड़ के आप एक अलग सा एक मार्केट चाहे जहाँ पे आपने वो अपने गुड्स को सेल कर सके एज वेल एज वहाँ पे उस मार्केट का फायदा लेके अपने भाव को सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा इसके अलावा डेफिनेटली हमने हर बार देखा है कि हायर आउटपुट एसोसिएटेड विद हाई कॉस्ट बट अनप्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। डेफिनेटली जब भी हमने देखा है कि मानसून जब अच्छा होता है तो टाइमली मानसून डेफिनेटली हमने देखा है कि हायर आउटपुट की तरफ हम बढ़ जाते हैं बट किसानों को भाव की तरफ सुनिश्चित नहीं पाते हैं। तो डायरेक्टली हम इस फ्यूचर प्लेटफॉर्म का यूज करके किसान और ट्रेडर एंड इनफैक्ट ऑल स्टेक होल्डर्स कैसे भाव को सुनिश्चित कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। डेफिनेटली और एक इसका इम्पोर्टेंस है कि जो मार्केट का वोलेटिलिटी होता है, जो प्राइसेस अपसाइड डाउनसाइड होता है। बेसिकली हमने जब भी देखा है कि जब भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हम हार्वेस्टिंग के समय जब भी मार्केट्स में आ रहा होता है प्राइसेस ड्रास्टिकली डाउन होते हैं एंड लेटर ऑन टूवर्ड्स जहाँ पे हम सीजन एंड होता है वहाँ पे हम प्राइसेस अपसाइड होते हैं। तो मार्केट में उस कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी को बचने के लिए ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहाँ पे वो अपना प्राइस एज वेल एज रिस्क को मैनेज कर सके। तो यस, तो डेफिनेटली कमोडिटी डेरिवेटिव फ्यूचर मार्केट एक अच्छा सा टूल्स बन के आ सकता है जिसके थ्रू स्टेक होल्डर्स इसका इस्तेमाल करके अपने प्राइस को एज वेल एज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकेंगे हम आने वाले स्लाइड में जानेंगे। एंड डेफिनेटली इसका जो मेन मोटो है वहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि जो किसान है जो बैकबोन जिसको बोलते हैं एग्री इकोनॉमिक्स फार्मिंग, तो उसको कहीं ना कहीं एक इनोवेशन थ्रू उनको मैक्सिमम उनको बेनिफिट कैसे किया जाए इसका कहीं ना कहीं मेन मकसद है कमोडिटी डेयरी मार्केट का। तो हम उसको उस मकसद को कैसे अचीव कर सकते हैं इस जरिए के थ्रू हम आने वाले स्लाइड्स में कुछ जानेंगे। यस, बेसिकली अभी कमोडिटी फ्यूचर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में जानेंगे। इनिशियली इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइन गुड्स। ये गुड्स जो टेंजेबल फॉर्म में होते हैं। बेसिकली एज ऑन टुडे सेबी जो हमारा रेगुलेटर है उन्होंने हमें 91 गुड्स के लिए परमिशन दिया है जहाँ पे हम 91 कमोडिटीज को हम एज अ फ्यूचर प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। उसके थ्रू ट्रेडिंग हो सकता है। आउट ऑफ 91 ऑलमोस्ट 40 कमोडिटीज फिलहाल ट्रेडेड है अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस जिसमें एग्री एज वेल एज नॉन एग्री है। तो अभी इससे जुड़ने के लिए इन्वेस्टर क्या कर सकता है। तो एक छोटा सा प्रोसीजर है। इन्वेस्टर
अपने ब्रोकर टू ट्रेडिंग अकाउंट कर सकता है जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, जहाँ पे उसको केवाईसी जो होता है, नो योर क्लाइंट, वो फुलफिल करना पड़ता है, एज वेल एज उसके रिस्क डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। डिपॉजिटिंग रिक्वायर्ड मार्जिन विद ब्रोकर्स, एक बार आपका केवाईसी फुलफिल होने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है कि बिफोर टू ट्रेड आपको एक फिक्स एक छोटा सा अमाउंट आप एज अ मार्जिन तौर पे देना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सके। एक मार्जिन जो होता है कम्युनिटी वाइज डिफरेंस होते हैं, एग्री के लिए जहाँ पे एग्री के लिए हम स्टार्टिंग हम 10 से 15% का मार्जिन है, जैसे वैसे ही नॉन एग्री के लिए हमें 5 से 10% मार्जिन के तौर पे दिया जाता है। तो एक बार आप मार्जिन कलेक्ट मार्जिन देने के बाद आप अपना ट्रेडिंग चार्ज कर सकते हैं। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड एज ओपनिंग ई-एन-डब्ल्यू अकाउंट्स, तो ई-एन-डब्ल्यू अकाउंट कहीं ना कहीं आपको फिजिकल ट्रांजेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली हमें थोड़ा जान लिया कि एज ए इन्वेस्टर इस कम्युनिटी मार्केट से कैसे जुड़ सकते हैं। तो हम एक थोड़ी सी इसका इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कम्युनिटी एक्सचेंज में। तो वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 1848 में पहला शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज की चालू हुआ। 1862 को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1865 को पहली बार फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। देन 1898 में शिकागो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का शुरुआत हो गई। 1980 से लेके 1990 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का स्टार्ट हुआ। एंड 2007 में सिबॉट एंड सीएमई जो दोनों मर्ज होके अभी फिलहाल एज अ सीएमई ग्रुप करके कार्यरत है। इंडिया की बात करेंगे तो 1970 में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन की अ, स्थापना हुई। 1913 में हापुड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देन 1952 में एक माइलस्टोन जहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। एंड उसके तहत उसके उसके तहत 1953 में एफएमसी, जिसको हम बोल अर्लियर सेबी से पहले जो हमारा रेगुलेटर था एफएमसी, उसकी स्थापना की गई। 1960 से लेके 1960 से लेकर 1980 तक 20 साल के कार्यकाल में लगभग फ्यूचर ट्रेडिंग बैन था। बट 2003 में फिर से हमें उसकी अनुभूति मिली अंडर द कमिटी रिकमेंडेड बाय खुसरो। अ, फिर 2003 के बाद काफी सारे एक्सचेंजेस फिलहाल अभी इंडिया में एक्टिव है। अर्लियर रीजनल एक्सचेंजेस एज वेल एज नेशनल एक्सचेंजेस आल्सो इंक्लूडिंग। एंड 2015 के बाद 2002 से लेकर 2014 तक एफएमसी, जिसको हम फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जो कि एग्रीकल्चर फूड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता था, वो हमें एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था। बट 2015 के बाद जो सेबी जो गवर्नमेंट बॉडी है जो इक्विटी को एंड बाकी बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करती है, तो 2015 से सेबी भी एज अ कमोडिटी को भी रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ ग्लोबल एक्सचेंजेस है जहाँ पे हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था। लीडिंग ग्लोबल ग्लोबल एक्सचेंज में यूएसए की बात करेंगे तो सीएमई ग्रुप है, कांसास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड है, जो नाइबॉट है, नाइमेक्स है। यूके की बात करेंगे तो लंदन मेटल एक्सचेंज है। एंड चाइना की बात करें तो दलियन एक्सचेंज। ये कुछ एक्सचेंजेस है जो फिलहाल इंडिया में कार्यरत है। एनसीडेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जो कि इसका मैक्सिमम एग्रीकल्चर में इसका मैक्सिमम शेयर है, जहाँ पे मैक्सिमम एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रेडेड होती है, एज वेल एज कुछ नॉन एग्री भी होती है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एज वेल एज इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। इनिशियल लास्ट 1-2 साल से जो उसका हम होल एंड सोल इक्विटी के एक्सचेंजेस बोलते आ रहे हैं, जैसे कि बीएससी, एनएससी, उन्होंने भी इस सेगमेंट में एंटर किया है, लाइक एनएससी एज वेल एज बीएससी। ये कुछ कमोडिटीज है जहाँ पे फिलहाल एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म में इसके कमोडिटी फ्यूचर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। जिसमें बात करूंगा तो बारले, कैस्टर सीड, चना, कॉटन सीड ऑयल के। स्पाइसेस में बात करेंगे तो जीरा, टर्मरिक, धनिया है। पल्सेस में चना है, मूंग है। ऑयल सीड्स की बात करेंगे तो आरएम सीड, सोयाबीन, एंड बाकी लिस्ट ऑफ कमोडिटीज आपको। यस, अभी हम अभी इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। फिलहाल जो प्लेयर्स होते हैं
कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट के, इसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं तो हेजर्स के। तो अभी हेजर्स हुआ द हेजर्स। तो हेजर्स में सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो जो उस कम्युनिटी से एक्चुअल डील करता है। फॉर एग्जांपल किसान, जहाँ पे किसान कपास बोता है, कैस्टर बोता है, चना बोता है, डेफिनेटली तो उसका कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी से रिस्क एसोसिएटेड है, तो हम उसको हेजर बोल सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो किसानों का माल को परचेस करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, नहीं तो उसका फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, एज वेल एज उसको एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं तो उसका ट्रेडिंग करते हैं प्रोसेसर्स। इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो जो एक्चुअली इस कम्युनिटी को बाहर के देश से इंपोर्ट करते हैं एज वेल एज यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो हेजर्स में सिंपल भाषा में बात करूंगा तो ऐसा क्लास है जो उस कम्युनिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, उसको हम कहीं ना कहीं हेजर्स बोलते हैं, सिंपल भाषा में बात करूंगा तो। स्पेकुलेटर बोलेंगे तो डेफिनेटली स्पेकुलेटर बोलोगे तो एक नॉर्मल क्लाइंट, नॉर्मल इन्वेस्टर हम बोल सकते हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो उस कम्युनिटी से डील करता हो। जैसे कि मैंने अर्लियर हेजिंग के हेजर्स के मामले में एग्जांपल दिया। स्पेकुलेटर कोई भी हो सकता है जो सिर्फ मार्केट में माइंडसेट लेके आता है कि लो रेट पे बाय करना है, हाई रेट पे सेल करना है, एक छोटा सा तो मार्केट में यूज लेके मार्केट में एंटर होता है, उसको स्पेकुलेटर बोलते हैं। वो स्पेकुलेटर डे ट्रेडर हो सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर हो सकते हैं, एज वेल एज मार्केट मेकर भी हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज ऐसे प्लेयर्स होते हैं, मान लो हम ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली बाय और सेल दो मार्केट्स में करते हैं, एंड वो दो मार्केट का गैप का मुनाफा कमाने का कोशिश करते हैं। जिसमें हम छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि मा, अ, मान लो कि फ्यूचर्स जो फिलहाल ट्रेडेबल है, मान लो फिजिकल मार्केट उससे नीचा ट्रेड करा है, तो फिजिकल से परचेस करके फ्यूचर में शॉर्ट करना, सेल करना, नहीं तो फ्यूचर सस्ता है तो फ्यूचर से बाय करके फिजिकल बेचना। तो ये दो मार्केट के बीच में जो ट्रेड करता है उसको हम एज अ आर्बिट्राज बोलते हैं बेसिकली। तो हम बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में देखा कि हेजर्स जो एक्चुअल कमोडिटीज को डील करता है, जिसमें एक्चुअल्स में उस कमोडिटी से लेना देना होता है, हम उसको हेजर्स बोलते हैं। जिसमें फार्मर आता है, एफपीओज आते हैं, प्रोसेसर, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, आपके ज्वेलर्स आ सकते हैं। यस, स्पेकुलेटर की बात करूंगा तो मैंने यहाँ पे अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो एक माइंडसेट लेके आता है मार्केट में, जिससे उस कमोडिटी से डीलिंग हो ना हो जरूरी नहीं है, सिर्फ मार्केट में एक मुनाफा कमाने के लिए, बायस के लिए आता है, उसको हम स्पेकुलेटर बोल सकते हैं। arbitrages मतलब दो मार्केट में जो उसकी अपोजिट पोजीशन होती है कहीं ना कहीं, मतलब उसको हम अ, बोलते हैं कि अ, बदला बदला खाने के लिए आता है, तो उसको हम arbitrages बोलते हैं। तो हमने काफी सुलभ भाषा में हमने एक्सप्लेन किया है। ब्रोकर एंड ट्रेडिंग मेंबर, ये जो अनदर क्लास सिस्टम है जहाँ पे आप लोग एज अ क्लाइंट को आप उनके जरिए थ्रू आप इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ सकते हैं। एक कुछ इकोसिस्टम है एक्सचेंज के, जहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंजेस, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, आईसीएक्स, ये तो एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे आप खाता खोल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने एक बार खाता खोलने के बाद सेटलमेंट कैसे होगा, क्लियरिंग कैसे होगा। तो क्लियरिंग में एक अलग सा कंपोनेंट, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, हर एक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अलग अलग है। जैसे कि एनसीडी का एमसीसीएल है, एमसीएस का एमसीसीएल है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम एक होता है कि जो आपके फंड्स जो आते हैं उसको मैनेज करने का काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं करता है, ना आपके जो फिजिकल गुड्स को सेटलमेंट करने का भी दायित्व क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास होता है। एंड थर्ड कैटेगरी आती है रिपोजिटरी। इसका रिपोजिटरी इन द सेंस, जो इक्विटी मार्केट में आपने टर्मिनोलॉजी सुना होगा, डिपॉजिटरी, जहाँ पे आपको सीधे से जो इक्विटी के लिए डिपॉजिटरी है, सेम कमोडिटी मार्केट के लिए रिपॉजिटरी है, जो कि आपको आपके फिजिकल गुड्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करने का दायित्व रिपॉजिटरी के पास होता है। फिलहाल इंडिया में दो रिपॉजिटरी है, एनईआरएल, एनसीसीएल, सीसीआरएल, सॉरी। अपार्ट फ्रॉम और काफी सारे अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री और कई स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मैंने अभी एग्जांपल दिया। अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डब्ल्यूएसपी जो है, जो आपका जो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे किसान, ट्रेडर, स्टॉकिस्ट अपना गुड्स को स्टॉक करता है, एंड डब्ल्यूएसपी का
एंड सेटल एंड उसका एफएडी होने के बाद अपने रिस्पेक्टिव क्लाइंट को हैंड ओवर करना। तो ये डब्ल्यूसीपी का दायित्व होता है। डब्ल्यू डायरे यस, डब्ल्यू डायरे ये जो ऐसी रेगुलेटरी संस्थाएं जो कि फिलहाल इंडिया के जितने भी वेयर हाउसेस है उनके अंडर फिलहाल कार्यरत है। वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। थर्ड कैटेगरी में आते हैं हमारे क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग लैब। एक्शन में मतलब डब्ल्यूडीआरए वेयरहाउस में जो भी स्टॉक होता है, बिफोर स्टॉक करने से पहले क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग लैब्स होते हैं जो कि उस कमोडिटी का जांच कर लेते हैं कि वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है कि नहीं। इसका दायित्व कहीं ना कहीं क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग लैब होता है। प्राइस पुलिंग एजेंसी है जो कि काफी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है जो कि हर एक कमोडिटी का मंडियों में स्थित अपने क्लाइंट्स जो की वीसीपीज है उनसे डेली बेसिस पे प्राइस पोल करती है एंड कहीं ना कहीं एक्शन में डिस्प्ले करने का काम करती है और स्पॉट पुलिंग एजेंसी। एंड लास्ट कैटेगरी जो कि जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं, जो कि एक सेट ऑफ फार्मर का एक संगठन होता है जो संगठन के मार्फत संगठन के तरफ से वो कहीं ना कहीं एक्शन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। तो एफपीओ का काफी ज्यादा रोल आई थिंक लास्ट 4-5 साल में आपने देखा कि काफी सारे एफपीओ अभी इनिशिएटिव लेके एक्शन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड भी कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा बहुत एक्चुअल सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम जानेंगे कि कम्युनिटी एज वेल एज इक्विटी मार्केट का क्या डिफरेंस होता है। तो आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग वेल वेल अवेयर होते हैं कि इक्विटी मार्केट एनएससी बीएससी सेंसेक्स क्या होता है, बट डेफिनेटली कम्युनिटी मार्केट की तरफ इतना रुचि नहीं होता। बट मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा समझाऊंगा कि इक्विटी एज वेल एज कम्युनिटी मार्केट में क्या डिफरेंस है। अंडरलाइन की बात करेंगे तो कम्युनिटी मार्केट में स्टैंडर्डाइज एज पर एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन एंड इसकी एक्सपायरी होती है बेसिकली। बट इक्विटी मार्केट में बात करूँ तो परपेचुअल एंड स्टैंडर्डाइज होते हैं। अंडरलाइन मार्केट की बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेड है, प्राइस ओपिसिटी होता है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देखते तो सोयाबीन सोयाबीन में आपने देखा कि मल्टीपल स्टेट में इसका सोइंग होता है, मल्टीपल स्टेट में इसके क्रॉप फिगर्स आते हैं, मल्टीपल स्टेट में इसके वराइटल के हिसाब से भी कहीं कहीं प्राइसिंग होती है, तो कुछ फिक्स नहीं होता। बट इफ यू टॉक अबाउट इक्विटी, हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे शेयर के प्राइस, इफ यू टॉक अबाउट आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो रिलायंस का भी शेयर के प्राइस आज के तारीख में 2000 होगा। कहाँ कन्याकुमारी में जाएंगे भी तो रिलायंस शेयर के प्राइस का एक शेयर की कीमत 2000 की 2000 की। तो एक कुछ छोटा सा डिफरेंस है। प्राइस नॉन डेफिनेटली फिक्स प्राइसिंग होने के चलते कहीं ना प्राइस में होता है, बट कमोडिटीज में डेफिनेटली स्टेट वाइज वैरायटी वाइज में भी पॉसिबल को डिफरेंट हो सकते हैं। अंडरलाइन अंडरलाइन सप्लाई की बात करेंगे तो एस्टिमेटेड अनसर्टन, जैसे कि मैंने बोला कि प्रोडक्शन फिगर्स डेफिनेटली वेरीज हो सकते हैं, जो एस्टिमेशन गवर्नमेंट एज वेल एज सम मार्केट एक्सपर्ट देते हैं डेफिनेटली वेरीज हो सकते हैं। बट इन इक्विटी मार्केट सर्टन एंड पब्लिकली अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। पार्टिसिपेंट कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे तो ट्रेडर ब्रोकर एफपीओ होते हैं। एंड जहाँ पे रिटेल इक्विटी की बात करेंगे तो रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं। सेटलमेंट की मैं बात करूंगा तो फिजिकल हैंडल गुड्स होता है कमोडिटी मार्केट में, जहाँ पे आप एक्चुअल कमोडिटीज का लेन देन होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सोयाबीन, चना, कैस्टर सीड, जीरा, यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल गुड्स का लेन देन होता है। बट इक्विटी मार्केट में वो सिर्फ डिमैट सेटलमेंट होता है। प्राइस सेंसिटिविटी बहुत हाई है, जहाँ पे हमने इस साल ही छोटा सा एग्जांपल जहाँ पे अपने ऑयल सीड में जो हमने अपसाइड में बुलिशनेस देखा, कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि इसकी प्राइस सेंसिटिविटी काफी सारी हाई है। इक्विटी मार्केट में बोलोगे तो मीडियम है। सोफिस्टिक लो पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट में लो है, इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा है। एक कुछ बेनिफिट्स है कम्युनिटी ट्रेडिंग के। प्राइस डिस्कवरी, प्राइस रिस्क मिटिगेशन। प्राइस डिस्कवरी इन द सेंस कि हम जैसे कि आप मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट की खासियत ये है कि आप एट ए टाइम यहाँ पे एक्शन प्लेटफॉर्म पे 3 से 4 महीने के एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। तो जहाँ पे आप आज से लेके इफ यू टॉक अबाउट आज आज हम 29
में पे है, हम यहाँ आज से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो एक 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल अवेलेबल है। तो एक काफ़ी अच्छे प्राइस डिस्कवरी हो सकते हैं कि किसी को इन द मंथ आप किसी एज अ प्रोसेसर, एज अ स्टॉक, एज अ एक्सपोर्टर उसको उसके कंसाइनमेंट कहीं ना कहीं 2-3 महीने के फॉरवर्ड के कंसाइनमेंट, तो अभी से वो अपना प्राइस लॉक कर सकता है। तो एक प्राइस डिस्कवरी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि 3-4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आगे से ओपन होने के चलते प्राइस डिस्कवरी लगी इसका बेनिफिट होता है। प्राइस रिस्क मिटिगेशन, एलिमिनेशन ऑफ काउंटर क्रेडिट रिस्क, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाता है कि काउंटर पार्टी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। वो कैसे करता है? एक्यूरेट मार्जिन, उसके काफ़ी सारे तरीके, एक्यूरेट टाइम टू टाइम मार्जिन कलेक्शन, जैसे भी डिलीवर क्रेडिट जाने के बाद फिर एक्सपायरी मार्जिन, जैसे प्राइस में अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट आता है, तो हमने कई बार देखा है कि एडिशनल मार्जिन कहीं ना कहीं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इम्पोज करता है, तो एक जरिया होता है कि काउंटर पार्टी रिस्क को मिनिमाइज करने का, जो कि हम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकता है, जो कि अदर मार्केट्स में पॉसिबल नहीं है। access to all type of market participant, yes definitely, जैसे कि मैंने बोला कि ये कम्युनिटी मार्केट काफी ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट को इसमें एंटर कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एफपीओ, फार्मर, ट्रेडर, ब्रोकर, स्टॉकिस्ट, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स, या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं। एक्सचेंज में जितने भी प्रोडक्ट्स है स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसके तहत ही एंड सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, सेट ऑफ डिलीवरी डेट, सेट ऑफ एक्सपायरी डेट, स्टार्ट डेट ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होने के चलते एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के चलते कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अ, कुछ की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो कि ट्रेडिंग करते समय आपने डेफिनेटली इसका गौर करना चाहिए। एफएसपी, जिसका हम बोलते हैं कि फाइनल सेटलमेंट प्राइस, जो कि लास्ट एक्सपायरी के जो, जैसे कि एक्सपायरी इन द सेंस हर एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एनसीएल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट 20 तारीख को एक्सपायर होते हैं। उसके 3 दिन पहले की जो स्पॉट है, उसको कहीं ना कहीं एवरेज जो आता है उसको हम एफएसपी बोलते हैं। एफएसपी का महत्व ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होता है वो एफएसपी के प्राइस से सेटल्स होते हैं। मार्क टू मार्केट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कि आपका जो डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लोजिंग एंड क्लियरिंग रेट, जो डिफरेंस होता है, जैसे कि आपने कुछ एक्सचेंज माध्यम से कुछ चीज़ बाय किया एंड क्लोजिंग रेट कुछ अलग, क्लोजिंग रेट आपके प्राइस से ऊपर आता है, तो क्लोजिंग रेट आपके मार्केट से ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग रेट माइनस आपका रेट ऑफ परचेज, और जो डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं उसको एमपीएम बोलते हैं, वो आपको नेक्स्ट टाइम मेंटेन करना होता है। पॉजिटिव में एमपीएम पॉजिटिव में हो तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रोकर ट्रेडर हो, आपको आपके अकाउंट्स में क्रेडिट मिलता है, बट वो एमपीएम नेगेटिव हो तो डेफिनेटली आपका ब्रोकर उसके थ्रू आप एसोसिएटेड हो, आपकी उतना नेगेटिव अमाउंट की मांग कर सकता है। स्टैंडर्ड स्टैगर डिलीवरी काफ़ी अहम है। स्टैगर डिलीवरी काफ़ी अहम है। स्टैगर डिलीवरी जनरली हमारा एक्सपायरी से 5 दिन पहले स्टैगर डिलीवरी स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो एक्चुअल फिजिकल क्लाइंट्स है, जो डिलीवरी देना चाहते हैं, एक्चुअल डिलीवरी लेना चाहते हैं, उनका कहीं ना कहीं अ, जो सेटलमेंट स्टार्ट होता है, लेन देन का जनरली स्टैगर पीरियड से स्टार्ट होता है, जो कि एक्सपायरी से 5 दिन पहले होता है। एंड लास्ट में कमोडिटी इंडेक्स, जो कि हाल ही में अ, 1 साल पूरा हुआ कमोडिटी इंडेक्स में, सेबी रेगुलेटर ने हमें 1 साल पहले इंडेक्स लॉन्च की परमिशन की थी, जिसके थ्रू हमने एज एग्री इंडेक्स, जो कि 10 कमोडिटीज का अ, जिसका प्राइस मूवमेंट कहीं ना कहीं एग्री इंडेक्स कैच करता है, वो इंडेक्स लॉन्च किया था। एंड उसका सक्सेस 1 साल उसको कंप्लीट हुआ है हाल ही में। इसके बाद हमने अभी जो 10 अभी हम सेक्टोरल इंडेक्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको एक्शन की तरफ से उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक कुछ डिलीवरी लॉजिक्स है, जहाँ पे एक्शन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है किस डिलीवरी किस तरह से सेटल होते हैं, वो बेसिकली एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 ही से है, कंपल्सरी डिलीवरी एज वेल एज उसको हम इंटेंशन मैचिंग एंड कैश सेटल बोल सकते हैं। कंपल्सरी डिलीवरी में और कैश सेटल में यही डिफरेंस है। कंपल्सरी डिलीवरी में जब भी कोई क्लाइंट
स्टैगर डिलीवरी में के पीरियड में अपनी पोजीशन को ओपन करता है एज अ बायर, तो उसको कंपल्सरी डिलीवरी मोबिलाइज करनी होती है, एज वेल एज सेलर स्टैगर्ड पीरियड तक वो स्टैगर्ड पीरियड में अपनी पोजीशन ओपन रखता है, तो एज अ सेलर उसको डिपॉजिट आप डिलीवरी भी हैंड ओवर करनी होती है। बट यहाँ पे एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपल्सरी डिलीवरी में सेलर डिफ़ॉल्ट पॉसिबल है, जहाँ पे वो पेनल्टी दे के कहीं न कहीं अपने ट्रेड को सेटल कर सकता है। बट ड्यूरिंग इन कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट बायर को डिफ़ॉल्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, वो कंपल्सरी उसको गुड्स को लिफ्ट करना पड़ता है। इंटेंशन मैचिंग और कैश सेटल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ल लास्ट के 5 जो कि एफएसपी पे सेटल होता है, जिसमें ना फिज़िकल डिलीवरी होती है, अ, ना फिज़िकल लेन-देन होता है। इंटेंशन सेटलमेंट में और एक क्लॉज़ है कि बेसिकली बायर्स एंड सेलर राज़ी होंगे, दोनों की इंटेंशन मैच होंगे, तभी वो फिज़ तभी वो ट्रेड है फिज़िकल में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज़ वो कैश सेटल में ही कन्वर्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ बायर ने स्टैगर्ड पीरियड में अपनी पोज़ीशन ओपन रखी है एंड उसने डिमांड किया है कि ही इंटेंड टू टेक डिलीवरीज़, बट सेलर के पास वो गुड्स नहीं है, तो एक ट्रेड सेटल नहीं होगा इंटेंशन मैचिंग में। बट इन कंपल्सरी डिलीवरी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आइदर सेलर आइदर बायर के पास, दोनों के पास। जहाँ पे कंपल्सरी डिलीवरी मैंने बताया कि सेलर पेनल्टी देके मे बी चांस कि ही कैन मेक डिफ़ॉल्ट, बट इन इंटेंशन मैचिंग सेलर इंटेंड करके सेलर के पास ऑप्शन है कि उसके पास डिलीवरी नहीं है, तो ही कैन से नो, तो उसमें कोई पेनल्टी या कोई क्लॉज़ नहीं है। तो एक कुछ स्मॉल डिफरेंस है कंपल्सरी एज़ वेल एज़ इंटेंशन मैचिंग का। अभी प्राइस डिस्कवरी किसा फार्मर को कैसे हेल्प कर सकती है, पिक्चर थ्रू दिखाया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में किसान को प्राइस अलर्ट आपके एसएमएस थ्रू, उसके मोबाइल में एसएमएस थ्रू पता चल रहा है कि अभी प्रिवेलिंग प्राइसेस क्या चल रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। तो डेफिनेटली उसको जो अर्लियर मिडलमैन एज़ वेल एज़ कमीशन एजेंट पे डोमिनेंस रहना पड़ता है कि क्या मंडी के भाव चल रही है, क्या अभी सही वक़्त है बेचने का, नहीं बेचने का। तो वो कहीं न कहीं उसको आपके मोबाइल और स्मार्टफ़ोन पे प्राइस अलर्ट के थ्रू अ, पता होने के चलते उसको डोमिनेंस वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसपे कमीशन एजेंट पे उस पर भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि आपके एसएमएस थ्रू आपको देख पा रहा है। एंड लास्ट में आप देख पा रहे हो कि एनहांस बार्गेनिंग पावर। अर्लियर क्या होता था कि ये प्राइस पता न होने के चलते फार्मर को 100% कमीशन एजेंट मिडलमैन पे डिपेंड रहना पड़ता था कि वो जो भाव है वही वो कहीं न कहीं फाइनल होता था, वो क्रॉस वेरीफाई कर नहीं पा रहे थे। तो आज के तारीख में वो एक्सचेंज के ज़रिए थ्रू वो डेफिनिटली क्रॉस वेरीफाई कर सकता है एंड दे कैन आस्क कमीशन एजेंट और मिडलमैन कि इफ देयर इज प्राइस वेरिएशन बिटवीन मार्केट का रेट्स एंड कमीशन जब कुछ अलग बोला था, डेफिनेटली वो कैन ही कैन आस्क कि एक ये भाव ये चल रहे हैं, तो आप इतना कम में क्यों ले रहे, ज़्यादा क्यों ले रहे? तो डेफिनेटली आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं, तो ही कैन बार्गेनिंग कि कहीं न कहीं फार्मर को अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के थ्रू प्राइस डिटरम प्राइस का पता होने के चलते कहीं न कहीं वो एक टैक्टफुली कमीशन एजेंट को एंड मिडलमैन को एज़ अ बार्गेनिंग कर पा रहा है। एक सेट ऑफ एग्जांपल है, अ, कैसे प्राइस रिस्क को मैनेज कर सकता है किसान। अ, जहाँ पे वो पहले पिक्चर में दिखा है अ, कि किसान ने हार्वेस्टिंग समय ही सोइंग के समय ही अपने उसने प्राइस को लॉक किया है। जैसे कि मैंने बोला कि फ्यूचर प्लेटफ़ॉर्म पे 3 से 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होने होने के चलते वो आज से लेके 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट भी अपने लॉक कर सकता है। सेकंड पिक्चर में वो देख रहा है कि जैसे हमने हर बार देखता है कि जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है प्राइस अ, फॉल होते हैं। तो सेकंड पिक्चर में देखा गया है कि प्राइस लॉक करने के चलते कहीं न कहीं वो सोच रहा है कि प्राइस बेचे ना बेचे। थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कहीं न कहीं उसने इनिशियल लेवल पे ही प्राइस लॉक किया था, जो कि आज के हार्वेस्टिंग प्राइस से कहीं न कहीं ऊपर था। तो कहीं न कहीं ही में भी हैप्पी कि उसने पहले ही प्राइस लॉक किया था।
एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो एक कुछ छोटा सा एग्जांपल पिक्चर में आपको दिखा रहा है कि कैसे किसान लोग अपने भाव को सुनिश्चित करते हैं बिजाई के समय ही। ये कुछ क्वांटा स्पेसिफिकेशन की फीचर्स हैं जहाँ पे दो दो पैरामीटर में हमने डिवाइड किया है, ट्रेड एज वेल एज रिस्क। जहाँ पे आप बेसिस सेंटर, ट्रेड पैरामीटर की बात करें तो बेसिस सेंटर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। बेसिस सेंटर इसका मतलब ये है कि हर एक कमोडिटी का इम्पोर्टेंट लोकेशन होता है जहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं डिस्कवरी होती है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दिया तो जीरा। तो जीरा के लिए क्या आप सब लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं कि ऊंजा एक सबसे बड़ी मंडी है इंडिया की, जहाँ पे ऊंजा का मैक्सिमम ट्रेडिंग होता है। तो अ, जीरे के लिए कहीं ना कहीं ऊंजा बेसिस सेंटर है। तो वहाँ से हर एक कमोडिटी का अलग अलग बेसिस सेंटर है, डिपेंड अपॉन देयर कंजम्पशन सेंटर एज वेल एज प्रोडक्शन सेंटर। तो एक काफी कुछ की फीचर्स है जिसके तहत तो हम उस कमोडिटी सेंटर की चुनाव किया चुन चुन लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम बेसिस सेंटर, बेसिस वैरायटी, टेंडरेबल वैरायटी, ट्रेडिंग यूनिट एंड डिलीवरी यूनिट। आप ट्रेड करते समय आपको मिनिमम कितने लॉट के लिए काम करना पड़ेगा, उसको ट्रेडिंग यूनिट बोलते हैं। टिक साइज मतलब कितने रुपए मूवमेंट, कितने अप्स एंड डाउन, कितने रुपए के लिए अप्स एंड डाउन कर सकते हो, टिक साइज बोलते हैं। एडिशनल डिलीवरी यूनिट मतलब बेसिस सेंटर छोड़ के काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकते हैं जहां पर भी उस कमोडिटी का प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन होता है, उसको हम एडिशनल डिलीवरी सेंटर बोलते हैं। टाइमिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ कमेंस फॉर ट्रेडिंग फिलहाल हमारा 9 to 9 है। 13 को पता चला जाता है। डिलीवरी स्पेसिफिकेशन कंपलसरी स्टैगर्ड विद कंपलसरी कैश अल्टर, जो हमने अर्लियर में देखा है। मैच्योरिटी डेट इसका मतलब है एक्सपायरी डेट, जो अपने अर्लियर भी देख के आ चुके हैं। रिस्क पैरामीटर में लिमिट ऑफ ओपन पोजीशंस डेफिनेटली यहाँ पे हर एक क्लाइंट को अपने पोजीशन लिमिट, एक लिमिटेड क्वांटिटी के लिए पोजीशन लिमिट ओपन ट्रेड करने के लिए मिलता है, जिसको हम ओपन पोजीशन बोलते हैं। डेली लिमिट ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन फिलहाल मैक्सिमम 4+2 6% तक अपसाइड डाउन साइड प्राइस मूवमेंट हो सकते हैं हर एक कमोडिटी का। अनलाइक इक्विटी मार्केट में हमने बहुत बार देखा होगा कि आपने जहाँ पे प्राइस लिमिट काफी सारे स्टॉक में मोर देन 20% है, तो कमोडिटीज में मैक्सिमम में 6% तक ही होता है अप्स एंड डाउन साइड। मार्जिन की बात करेंगे तो इनिशियल मार्जिन होता है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन होता है, स्पेशल मार्जिन, एडिशनल मार्जिन, डेली पीरियड मार्जिन या एंड एफएसपी तो हमने अर्लियर कवर कर किया है, जो लास्ट 3 दिन के एक्सपायरी के 3 दिन जो स्पॉट रेट है उसको एवरेज का एफएसपी बोलते हैं। एक कुछ टाइप्स है कमोडिटी के। फ्यूचर मार्केट के बारे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो हमने जाना। ऑप्शंस एक ऐसा टूल्स है डेफिनेटली, एक इसके थ्रू काफी सारी अपार्ट फ्रॉम फ्यूचर मार्केट ऑप्शन में ऐसा टूल है जहाँ पे आप कम लागत में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें दो चीज होते हैं, कॉल ऑप्शंस एज वेल एज पुट ऑप्शन। कॉल और सेल पुट ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हेड ऑफ मैच्योरिटी डिवॉल्व्स इन कमोडिटी फ्यूचर पोजीशन। फिलहाल कॉल ऑप्शन की बात करूंगा तो बायर है ऑब्लिगेशन बट नॉट टू बाय बट सेल। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल इक्विटी में जहाँ पे हम कैश सेटल है, बट एज ऑन कमोडिटीज मार्केट में वो फिजिकल डिलीवरी सभी की तरफ से हमें परमिशन मिला है जहाँ पे हम ऑप्शन गुड्स और फिजिकल डिलीवरी होता है। Option contract have allowed only those goods underlying which future contracts already being traded on exchange on platform of stock exchange। फिलहाल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो जो एक्सचेंज में फिलहाल जो कमोडिटी ट्रेडेबल है उसी कमोडिटी में ऑप्शंस ट्रेडिंग की परमिशन दी है एज अ सेबी रेगुलेटर। फिलहाल एक्सचेंज में हमारे पास सरसों, सोयाबीन, मेज, व्हीट, चना, ये कुछ कमोडिटीज हैं, गवार सीड, गवार गम, ये कुछ कमोडिटीज जहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल है। रोल ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज जहाँ पे हमने बेनिफिट्स में काफी अच्छा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेट ऑफ फेयर प्राइस डिस्कवरी, परफॉर्म रोल ऑफ ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर टुगेदर
information to farmer during the sowing about price that can expected during harvest. Definitely हमें एक इससे पहले रिस्क मैनेजमेंट इसका एग्जांपल देखा है. Neutrality, conflict of interest avoided, transparent real-time price dissemination, benchmark reference prices, liquidity to participant, risk management in a volatile market, robust clearing and settlement system, counterparty risk mitigate, fair, safe, orderly market, rigorous financial standard and surveillance procedures. एक कुछ benefits है risk transfer. This transfer platform from actual users to traders and speculators help hedger to concentrate on core activity. Definitely जो की hedgers होते हैं, जैसे कि हमने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि किसान जहाँ पे आप सोइंग के टाइम भी वो हार्वेस्टिंग माल वेस्ट सोइंग के टाइम पे उसने कहीं ना कहीं अपना जो गुड्स को ऑलरेडी फ्यूचर मार्केट में बेचा था उसके थ्रू रिस्क फ्री होता कि प्राइजेस कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं ऑलरेडी उसने सोइंग में जो भाव बेचा था वो कहीं ना कहीं लॉक किया था. इसके तहत तो किसान जो अपनी कोर एक्टिविटी है उसको हम प्रोडक्टिव बढ़ाने के काम है जिसमें हम मैक्सिमम उसमें कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम वो वहाँ पे कंसिडर कर सकता है, क्योंकि एक्शन प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी उसने अपने लॉक अपने कम्युनिटी को प्राइस लॉक करने के चलते अपने कोर एक्टिविटी में फोकस कर सकता है. लॉन्ग टर्म प्राइस सिग्नल्स हेल्प, या जैसे कि मैंने बोला कि 3 से 4 महीने के प्राइजेस ओपन होने के चलते फार्मर टू डिसाइड क्रॉपिंग पैटर्न, प्राइजेस को देखते हुए फार्मर क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो कर सकता है. कॉर्पोरेट मैनेजर कैन टेक इन्वेस्ट एंड कैपिटल एक्सपेंशन डिसीजन, cover the sales and raw material risk as well as cost of capital produce. Good, जैसे कि और एक क्लास है जहाँ पे हमने बोला कि आर्बिट्राज है जहाँ पे दो मार्केट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं. एज आर्बिट्राज फ्यूचर प्लेटफॉर्म तो उसका भी फ्यूचर प्लेटफॉर्म यूज करके उनके लिए भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है. वेयर हाउसिंग में हम देखेंगे फिजिकल वेयरहाउसिंग, जैसे कि डिस्कस कर रहे थे कि वेयरहाउसिंग का मेन जिसको हम बोलते हैं कि वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर, जो कि WDR के अंतर्गत आता है, उनका मेन दायित्व होता है कि स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, मेंटेन देयर वैल्यू प्रोडक्ट एज वेल एज फैसिलिटेटिंग द गुड डिलीवरी. या एक्शन में जितने भी एंड पैनल वेयरहाउसेस है वो कहीं ना कहीं WDR रेगुलेटर के तहत ही अभी कार्यरत है. एंड WSP जो कि है और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है उनके एंड पैनल WSP ही फिलहाल इनके थ्रू ही फिलहाल WSP जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से एंड पैनल WSP ही फिलहाल के थ्रू एक्शन में काम किया जाता सकता है. एक कुछ फ्लो है डिपॉजिटिंग गुड्स का, जहाँ पे सेलर गुड्स को एग्रीगेट करके ऑनलाइन बुकिंग थ्रू स्पेस बुक कर सकता है पहले, देन ट्रांसपोर्ट अरेंज करके जो NCSL एम्पेयर्ड वेयरहाउसेस है वहाँ पे गुड्स को ले जा जाता है. वहाँ पे फर्स्ट क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, देन क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद इनिशियली वो क्वालिटी एक्शन पे कॉन्टेस्ट स्पेसिफिकेशन से मैच करती है तो कहीं ना कहीं वेयरहाउस पे अनलोड किए जाते हैं. वेयरहाउस पे अनलोड करने के बाद उसका रिसिप्ट जनरेट होता है जो कि फर्दर कम्युनिटी एक्शन में ट्रेड के लिए काम आता है. ये कुछ फ्लो है पॉजिटिव का. एक कुछ इनिशिएटिव है जो हमारा रेगुलेटरी सेबी आने के बाद कुछ इनिशिएटिव दिया है, उसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहला इनिशिएटिव लिया है कि परमिशन ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो काफ़ी सालों से मांग थी कि कमोडिटी मार्केट में इक्विटी तहत हमें भी ऑप्शंस ट्रेडिंग की परमिशन दी जाए. तो सेबी ने वो उसको परमिशन दिया गया, उसके थ्रू फिलहाल ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्यूचर मार्केट में भी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में भी है. जैसे कि मैंने बोला कि फिलहाल NCDEX में 6 कमोडिटीज में ऑप्शंस अवेलेबल है. इम्प्लीमेंटेड सेम रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स एज इक्विटी डेरिवेटिव्स. जो इक्विटी के जो रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स है कहीं ना कहीं कमोडिटी को से मर्ज किया. रिवाइज वेयरहाउसिंग नॉर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ कमोडिटी एज वेल एज इक्विटी ब्रोकिंग एक्टिविटीज. अर्लियर दो रेगुलेटरी के चलते FMC एंड सेबी के तो अलग अलग एज अ रेगुलेटरी, एक रेगुलेटरी FMC जो कि कमोडिटी मार्केट को
रेगुलेट करता था, एंड सेबी जो इक्विटी एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट को इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करता था। बट मर्जर होने के बाद में अभी सेबी ने और एक अच्छा स्टेप उठाया, जहाँ पे अर्लियर जो अलग अलग एंटिटीज होती थी एज अ ट्रेडिंग मेंबर, उनको कहीं ना कहीं मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी भी लाने की कोशिश किया है। Prescribed cyber security norms in aligned with equity market, permitted feature on commodity indices, इसके बारे में हमने अर्लियर देखा है। परमिटेड ऑप्शन इन गुड्स, जहाँ पे गुड्स ऑप्शन को फिजिकल पीरियड में सेटल होता है। स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड फ्रॉम 10 to 5 days, अर्लियर स्टैगर पीरियड 10 दिन पहले स्टार्ट होता था, जिसके अभी वो रिड्यूस करके 5 दिन में कन्वर्ट कर दिया है। Permitted mutual funds category 3 AFI, EFEs and portfolio manager in commodity derivatives, and last alignment of trading lots and delivery। अर्लियर काफी सारे कमोडिटीज में ट्रेडिंग लॉट एंड डिलीवरी अलग अलग, उसको अभी अलाइनमेंट किया है। जितना आप ट्रेडिंग लॉट करेंगे वही उतने लॉट में डिलीवर फिलहाल पॉसिबल है। एक कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो ट्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखना है। बेस trade only through SEBI set of risk disclosure documents, always compliant with KYC norms, insist broker to provide contract note for every settlement with complete details। ये कहीं ना कहीं दायित्व होता है मेंबर का, वो आपको बिल्कुल था ही। क्रॉस चेक द ट्रेड यूनियनिस्ट टू ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी। जब भी कोई आप ट्रेड करते हो, आइदर थ्रू फोन कॉल, आइदर थ्रू आप काफी सारे लोग अभी ऑन की जांच करने के ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आपकी ट्रेड की जांच कर सकते हैं। डोंट में आप एक करना चाहिए कि नॉट कैरी अवे फ्रॉम alluring advertisement, rumors, hot tips and promises assured return। जो भी ऐसे एडवर्टाइजिंग आते हैं जहाँ पे आप फिक्स रिटर्न की बात होती है, उससे दूर रहना चाहिए। डोंट एक्सेप्ट अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। Do not miss keeping track of your financial as well as contractual obligation against your position। Don't share your internet trading account password with anyone। Don't pay brokerage in excess that rate of prescribed by the exchange। ये कुछ चीजें आपको डू डोंट्स में करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इसमें और बताएंगे तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी स्टॉक ब्रोकर के साथ टाइम टाइम अपडेट करना चाहिए, जिसके थ्रू आपको ट्रेड के बाकी काफी सारी चीजों को आपको पता चले। इश्यू अकाउंट पे चेक डिमांड ऑफ ओनली ब्रोकर नेम, ब्रोकर के नेम थ्रू या आपको पेइंग पीरियड जो भी ऑब्लिगेशंस होती है फाइनेंशियल्स, वो तो ब्रोकर के नेम थ्रू ही करनी है। इंसिस्ट periodically स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फ्रॉम ब्रोकर। पे रिक्वायर मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट ऑब्लिगेशन इन टाइम। कीप अवे फ्रॉम डब्बा ट्रेडिंग एंड do not enter already discussed, do not forget to take any risk in all trading। Don't delay payment and deliveries of commodities to member। Don't issue check in name of a authorized person। Uh, that's it from uh, this session। So now is door is open for question answer। तो किसी को क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।